देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। फलक भी छूट जाएंगे बुलंदी के तेरे पीछे, तू अपने बाजुओं में कुव्वते परवाज पैदा कर। आदाब नाज़रीन, गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कबूल कीजिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इस प्रोग्राम में कुछ खास शख्सियात से आपको रूबरू कराते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो समाज में तो आम कहलाते हैं लेकिन कुछ हटकर काम करते हैं। और कमाल की बात यह है कि जो ये लोग काम करते हैं उसमें समाज की तरक्की होती है, समाज को एक नई सोच मिलती है, समाज आगे बढ़ता है। और कमाल की बात यह है कि इस सोच में सबका साथ और सबका विकास भी शामिल होता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत गुड न्यूज जज्बा इंडिया की। दोस्तों, इंसान का जब से वजूद आया है तब से लेकर आज तक इंसान अपनी आराइश का सामान इकट्ठा करता आया है। वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए, और इस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी है। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें भी हमारे आसपास होती हैं जो इंसानी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर हम यहाँ बात करें प्लास्टिक की, तो हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए कितने मुज़िर है, कितने ख़तरनाक है। बावजूद इसके हम प्लास्टिक का इस्तेमाल खूब करते हैं। लिहाजा प्लास्टिक को अपने आप से दूर करने के लिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमारे आसपास ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मुहिम को आगे लेकर निकले हैं और प्लास्टिक को अपने आप से दूर करने के लिए, समाज से दूर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, खास काम कर रहे हैं। कैसे करते हैं ये लोग काम, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। प्लास्टिक की लानत से निपटने के लिए आम लोग, सनत और हुकूमतों के लिए मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। इस सिमत में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना, रिसाइकिल करना और पायदार मुतबादिल को फरोग देना बहुत जरूरी है। इस सिमत में भारत सोका गाकई तंजीम ने प्लास्टिक को ना कहें पहल की शुरुआत की। ये देखिए, BSG के अरकान दिल्ली NCR में नामजद मराकिज पर प्लास्टिक का कचरा जमा कर रहे हैं और फिर जमा शुदा प्लास्टिक के कचरे को मुनासिब रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा रहा है। इसका मकसद न सिर्फ प्लास्टिक के बढ़ते हुए खतरात के बारे में बेदारी पैदा करना है, बल्कि पायदार इंसानी रवैये की हौसला अफजाई और फरोग भी है। ऐसा करने से प्लास्टिक की खपत में कमी आएगी और हमारे इलाकाई लैंडफिल्स तक पहुंचने वाले इस किस्म के कचरे को कम से कम किया जाएगा। ये जो ड्राइव है, इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि किस तरह से हम लोगों में ये अवेयरनेस और जागरूकता जगाएं कि प्लास्टिक का मेनेस क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है, और उसमें वो एज एन इंडिविजुअल किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये है BSG 25 टन प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव, जिसमें एक माह में 25,000 किलो प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करके रिसाइकिल किया जाता है। इस कोशिश का मकसद सिर्फ फुजला को ठिकाने लगाना ही नहीं, बल्कि मुआशरे में ऐसी तब्दीली की तहरीक भी है जिससे आम लोगों में वसी पैमाने पर बेदारी आएगी और वो इसके तई अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। ये जो मुहिम है 25 टन प्लास्टिक इकट्ठा करने की, ये सिर्फ एक शुरुआत है लोगों को ये सेंसिटाइज करने के लिए कि अगर हम हम में से एक इंसान 1-1 किलो भी इकट्ठा करता है तो हम 25 टन तो इकट्ठा कर ही लेंगे। ये नुमाइश ज्यादा पायदार दुनिया के लिए पायदार इंसानी रवैये को अपनाने की अहमियत को उजागर करती है। हमारे घर से निकलने वाली प्लास्टिक या ऑफिस से निकलने वाली प्लास्टिक
यहाँ पे एक उसका अधिकांश हिस्सा मेजॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज में एंड हो रही है। इससे हम परेशान हैं, वो मर जा रही है वाटर बॉडी और उसको हमें बार बार क्लीन करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो आज BSG 25 टन ऑफ प्लास्टिक का है, तो इसको एक तरीके से देखिए, अगर ये प्लास्टिक वहीं पे कलेक्ट हो जाता है एट द सोर्स, जहाँ पे जनरेट हो रहा है, जहाँ पे घर लेवल पे, ऑफिस लेवल पे, तो ना तो वो किसी वाटर बॉडी तक पहुँचेगा, ना वाटर बॉडी को रिस्टोर करने की जो कॉस्ट है वो बच जाएगी। माउंट एवरेस्ट की चोटियों से लेकर बहरुल काहिल की गहराइयों तक दुनिया के सबसे दूरदराज हिस्सों में भी प्लास्टिक का फुजला मौजूद है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2060 तक दुनिया भर में प्लास्टिक का फुजला तकरीबन 3 गुना बढ़ने का इम्कान है, जिसमें निस्फ हिस्सा लैंडफिल्स में खत्म हो जाएगा और 20% से भी कम रिसाइकलिंग के लिए मुख्तस है। प्लास्टिक फुजले की आलूदगी जमीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रवैयों को तब्दील करने और पायदारी को अपनाने के लिए कम्युनिटी बेदारी बहुत जरूरी है और इस सिमत में भारत सूखा गाकाई की कोशिशें काबिले सताइश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे शख्स से जो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, यानी तालीम के लिए काम कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि जब ये शख्स एक बस्ती में गए, गरीब बस्ती में गए, वहाँ जाकर इन्होंने देखा कि कुछ बच्चे कूड़ा उठाने का काम करते हैं। तब इनके दिल में आया कि क्यों ना इन बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब किया जाए। लिहाजा इन्होंने बच्चों के हाथों से कूड़े को दूर करके उनके हाथों में किताबें थमा दी। और ख़ास बात यह है कि इनके पढ़ाने का तरीक़ा इन बच्चों को बिल्कुल अलग है। कहानी में बहुत मुश्किलात आईं, यानी इनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आईं। इन बच्चों को किस तरह से तालीम की तरफ राग़िब किया जाए या फिर इनके घर वालों को किस तरह से समझाया जाए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और आज ये बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने का तरीक़ा बिल्कुल अलग है। A फॉर एप्पल नहीं, बल्कि A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं। B फॉर बॉय नहीं, B फॉर ब्यूरोक्रेसी पढ़ाते हैं। तो वाकई कमाल की पढ़ाई है। तो चलिए जानते हैं इसी शख्स की कहानी। ये पंजाब के शहर लुधियाना के रहने वाले हरिओम जिंदल हैं और उनकी टीम जो आज बहुत से ख्वाबों को पंख दे रहे हैं। वो जानते हैं कि तालीम के जरिए ही पर दिए जा सकते हैं और इसीलिए उन्होंने कच्ची आबादियों में रहने वाले सैकड़ों बच्चों के हाथों से कचरा छीनकर उन्हें किताबें सौंप दी हैं। कच्ची आबादी के ये बच्चे आज रवानी से अंग्रेजी बोलते हैं। ये बच्चे अपने हुकूक से भी आगाह हैं। हरिओम जिंदल पेशे से वकील हैं। लुधियाना में जरूरतमंद बच्चों के लिए ऐसे 3 स्कूल चलाते हैं ताकि कोई पैसे की कमी की वजह से तालीम से महरूम न रहे। Defer democracy means there is before election. In the election, there is before vote. Whoever gets the maximum votes gets if elected. The one who gets elected makes defer government and gets defer tax money for providing our rights. बैलेट बॉक्स क्या होता है? बैलेट बॉक्स एक डब्बा है जिसमें हम बैलेट पेपर डालते हैं। बैलेट पेपर पे क्या होता है? वोट। कॉन्स्टिट्यूशन बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution is a document which informs about our rights and duties and how our country India is to be administered. 2013 में शुरू होने वाला ये सफर आज भी जारी है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। उनका कहना है कि एक बार वो एक कच्ची आबादी में तालीम की सतह के बारे में मालूमात हासिल करने गए तो बच्चों को कचरा उठाते देखकर वो खुद को ना रोक सके और उन्होंने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। वो उन्हें नेशनल ओपन स्कूल के जरिए पढ़ाते हैं। उनका मकसद बच्चों की तालीम के साथ साथ उन्हें उनके हुकूक और मुल्क और मुआशरे के तई जिम्मेदारियों से रूशनास कराना है। उनका मकसद बच्चों की तालीम के साथ साथ उन्हें उनके हुकूक और मुल्क और मुआशरे के तई जिम्मेदारियों से रूशनास कराना है। शुरू में बच्चे तालीम हासिल करने के लिए तैयार नहीं थे। वो हर रोज उनके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाते। बाद में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाने के बारे में बात करना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने घर वालों को समझाया और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे उनके पास पढ़ने आने लगे।
जो गरीब बच्चे हैं, बहुत बड़ा संख्या है जिनकी या तो स्कूल जाते नहीं हैं, अगर जाते हैं तो 5वीं शिक्षा से ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, फिर वो बाल मजदूरी में लग जाते हैं और परमानेंट मजदूर बन जाते हैं। तो फिर मैंने कहा भी अल्फ़ाबेट्स पढ़ाना ही है, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, R फॉर रैट क्यों पढ़ाना, शिक्षा वो दो जो इनको मजबूत भविष्य बनाए। फिर मैंने C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर डेमोक्रेसी, R फॉर राइट, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके से 26 अल्फ़ाबेट की सीरीज़ तैयार की जो वो सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। इनको हम यहाँ पर ये शिक्षा तो दे ही रहे हैं जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ी हुई है, इसके साथ साथ नेशनल ओपन स्कूल के थ्रू इनको हम रेगुलर पढ़ाई कराते हैं। हरिओम जिंदल बच्चों को न सिर्फ किताबी इल्म दे रहे हैं बल्कि उन्हें आगाह भी कर रहे हैं। इन असातिज़ा की बच्चों को पढ़ाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो बच्चों को सिखाते हैं कि A फॉर एप्पल नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन है, B फॉर बॉय नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी है। उन्होंने बच्चों के लिए एक अल्फाबेट की खुसूसी किताब भी तैयार की है। इल्म के जरिए बाइख्तियार बनना, इस तरह पढ़ाने के दो बड़े फायदे हैं। अव्वल, बच्चे तालीम हासिल करते हैं। दोयम, वो मुआशरे से आगाह होते हैं। ये बच्चे समझते हैं कि इंतजामिया क्या है और आइन क्या है। यकीनन ये तालीमी इक़दाम मिसाली है। अच्छी और मुस्बत सोच की कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हाजिर होते हैं चंद ही लम्हों में। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमानों की आज गर्मियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोस्तों, कहा जाता है कि पानी के बिना जिंदगी का तस्वुर बेहद मुश्किल है। बल्कि मुश्किल क्या, ये कहा जाए कि नामुमकिन है तो ये ज़्यादा सही है। लिहाजा हम सबको पानी को बचाने की मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसकी शुरुआत हम अपने घर से ही करें। यानी अगर कहीं पानी बह रहा है तो हम उसे बंद कर दें। जहां हमें कम पानी की ज़रूरत हो वहां ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। यानी अगर हम पानी को बचाते हैं तो आने वाले कल में पानी की एक पर्याप्त और काफ़ी मकदार हमारी आने वाली नस्लों को मिल सकती हैं। इसी मुहिम पर काम कर रहे हैं एक 70 साल शख्स। आप सोच सकते हैं कि 70 साल की उम्र में भी अगर आने वाले कल का ख्याल करना है तो कितनी कमाल की बात है और कितनी वसी सोच होगी। तो चलिए मिलते हैं इसी शख्सियत से और जानते हैं कि पानी को बचाने के लिए इनकी मुहिम किस तरह से काम करती है। सोनभद्र जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर मूसी ग्राम पंचायत में रहने वाले 70 साल डॉक्टर जय नारायण तिवारी, जो अपने साथियों के साथ गुज़िश्ता 5 सालों से मुख्तलिफ ज़राए और वसाइल के जरिए घरेलू इस्तेमाल के बाद बारिश के पानी और घरेलू इस्तेमाल के बाद निकलने वाले पानी को महफूज कर रहे हैं। वो न सिर्फ इसे दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि वो अपने पूरी बागबानी को भी सैराब कर रहे हैं। तकरीबन 2 बीघा जमीन के अपने अहाते में वो मुकामी मौसमी फलों और सब्जियों की काश्त करते हैं, जिनमें अनानास और हर्बल पौधे भी शामिल हैं। दर हकीकत इन्होंने पानी के हर कतरे की अहमियत और इसके तहफ़्फ़ुज़ को बारीक बीनी से समझा। वो जानते थे कि पानी जिंदगी के लिए कितना ज़रूरी है और इसलिए उन्होंने पानी के हर कतरे को महफूज करने का अज़्म किया, क्योंकि इसके बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं किया जा सकता। जिस फैक्ट्री का इंचार्ज था वहाँ पानी की बड़ी कमी थी।
7 बोर हम लोगों ने बनाए, उसमें केवल एक में 1-1.5 इंच पानी मिला। फिर ऐसा सिलसिला हुआ, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में आया। वो भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पानी नहीं है। जायकवाड़ी एक डैम है, वहाँ से पानी आता है पाइप में, और मेरा 6 लोगों का परिवार, उसको केवल 500 से 1000 लीटर पानी प्रतिदिन मिलता था। अब ये पानी एक परिवार चलाने वाले को ही समझ में आएगा कि कितना कम और कितना कठिन होता है। एक दिन पानी न आए तो उसी को बचा के रखना है दूसरे दिन के लिए। तभी से प्रेरणा आई कि अगर मैं कभी भी स्वतंत्र हो पाया तो मैं अपने लिए अपना पानी खुद बचा के रखूँगा। सोनभद्र में जहाँ गर्मियों में मैं हमेशा देखता था कि टैंकर चलते हैं और पूरी वाटर सप्लाई कुछ बोर से की जाती है, तो मुझे लगा कि अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं सोनभद्र में मुझे भी वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना के करना चाहिए। और पहला कदम मेरा वही था कि मैंने एक करीब 30,000 लीटर का पानी का टैंक यहाँ बनवाया। 2018 से शुरू हुआ और जून में मैंने बना के रेडी कर दिया था कि अगली बरसात में मुझे पानी मिल जाए। बारिश और दीगर जराए से हासिल होने वाले पानी को टैंक में महफूज किया जाता है और पुराने कुओं और बेकार बोरिंग के इर्द गिर्द गड्ढे बनाकर इसे रिचार्ज भी किया जाता है ताकि पानी की सतह बरकरार रहे। गड्ढे की तामीर में पानी को बदबू से पाक और साफ रखने के लिए जलकुंभी के इस्तेमाल के साथ साथ एक सिस्टम के तहत कोयला, पत्थर और रेत का इस्तेमाल भी किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, कहा जाता है कि वही समाज, वही मुआशरा तरक्की कर सकता है जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी तरह से मैसर हो। लेकिन हम अक्सर देखते हैं, अपने आसपास ही देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हमें सड़कों पर नज़र आते हैं जो भूखे होते हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। हम सोचते हैं उनके लिए कुछ करने के बारे में, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। शायद वक्त की कमी या फिर हमारा ज़िंदगी जीने का कोई और ही अंदाज होता है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इन भूखे बच्चों के लिए काम करते हैं। आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से हम करवाने के लिए जा रहे हैं जिन्होंने इन बच्चों के खाने का पूरा इंतज़ाम किया है और आज काफ़ी सारे बच्चों को वो खाना खिलाती हैं। न सिर्फ खाना खिलाती हैं बल्कि कमाल की बात यह है कि उनकी नशोनुमा के लिए भी काम करती हैं। आज इनके पास न सिर्फ ये बच्चे हैं बल्कि कुछ डॉक्टर्स और कुछ बूढ़े वालिदैन भी हैं जिन तक ये खाना पहुंचा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी शख्सियत से। तिरुवनंतपुरम से ताल्लुक़ रखने वाली केरल की एक खातून कारोबारी शख्सियत शालीन एलिस एबी ने उन गरीब बच्चों की मदद के लिए शुरू किया एंटे छोटू पथरम माइक्रो मील प्रोजेक्ट। ये उन बच्चों के लिए था जो दोपहर के खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाते थे। इन्होंने अपना प्रोजेक्ट 3 बच्चों के साथ शुरू किया और अब रोजाना तकरीबन 200 लोगों को खाना फराहम करती हैं। ये खाना पेश करती हैं और कहती हैं कि ये इनके लिए कोई कारोबार नहीं है, वो इसे एक बड़े खानदान की खिदमत समझती हैं। इनका प्रोजेक्ट इस शहर में और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और काफी मकबूल भी है। जब मैंने 2 साल पहले इसकी शुरुआत की थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह तिरुवनंतपुरम शहर का इतना बड़ा हिस्सा होगा। अब हमने 200 लंच स्टील बॉक्स पूरे कर लिए। कुछ लोग शहर के बाहर से आ रहे हैं और वे यहाँ रह रहे हैं। हम कुछ लोगों को डिलीवरी दे रहे हैं और कुछ लोग 9:30 बजे के बाद मेरे घर पर आते हैं। हमारे पास डिलीवरी प्रणाली है, वह भी न्यूनतम डिलीवरी प्रणाली। मैंने इसे एक व्यवसाय की तरह शुरू नहीं किया है, यह मेरी भावना है। जब मैं बच्चों को दोपहर का भोजन देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह एक छोटे लंच बॉक्स की अवधारणा है। यह किफ़ायती है, यानी इसकी कीमत सिर्फ 39 रुपये है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो यह मात्र 35 रुपये थी और 2 साल बाद यह 39 पर आ गया है। शालीन एलिस एबी का कहना है कि दूसरी तरफ उन्हें इससे बहुत ज्यादा फायदेमंद इक़दार भी मिल रहे हैं। उनके पास एलकेजी के तलबा तो हैं ही, साथ ही साथ पुलिस, डॉक्टर्स वगैरह और बूढ़े वालिदैन उनके गाहक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
तो देखा आपने कि इस दुनिया में कितने खूबसूरत लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। न सिर्फ अपने लिए बल्कि वो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरे के कामों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक उम्र के बाद भी पानी को बचाने का काम करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अब आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं 80 साल के एक बुजुर्ग से, और ये बेहद शानदार फनकार हैं, मिनिएचर के फनकार हैं, यानी बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं। ख़ास तौर से छोटा सोफ़ा, छोटी कुर्सी बड़े कमाल की बनाते हैं जो बेहद खूबसूरत लगता है। कहा जाता है कि आज ये फ़न ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन ये फ़नकार इस फ़न को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी तहज़ीब, अपनी संस्कृति को भी साथ साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसी फनकार के बारे में। ये है चंद्रकांत जोशी, वडोदरा में रहने वाले एक छोटे फनकार। चंद्रकांत जोशी की उम्र 80 साल है, लेकिन जिस तरह वो तेजी से लकड़ी के टुकड़ों को तराशते हैं और छोटे नवादरात तख्लीक करते हैं, वो देखने वालों को हैरान कर देते हैं। उन्होंने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक आदत है और टैलेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। मेरी उम्र अभी 80 वर्ष की है। मैं पहले से ही 30 वर्ष का था जब से मैं कारपेंटरी काम करता था। अभी मेरी उम्र होने के हिसाब से मैं अभी काम कर सकता नहीं हूँ बहुत बड़ा काम। अभी मैं मन में आया मेरा कि मैं छोटा काम, मिनिएचर काम करने का मुझे विचार आया, तो मैंने कुर्सी के अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन वाले कुर्सियाँ बनाई और टेबल बनाया। 1 इंच की कुर्सी, 1 इंच की मेज, 2 इंच का सोफा और इस तरह के मुख्तलिफ लकड़ी के खिलौने सब चंद्रकांत जोशी की मेहनत और महारत का पता देते हैं। चंद्रकांत जोशी ने अब तक 50 से ज्यादा डिजाइन बनाए हैं। वो आज भी जिस तरह से लकड़ी के छोटे मुजस्समे बनाते हैं वो वाकई हैरत अंगेज है। सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक काम कर सकता हूँ और शाम को 5:30 से 7 बजे तक काम करता हूँ। ऐसा तो देखने जाओ तो डिज़ाइन प्रमाणे उसका टाइम होता है, लेकिन फिर भी मैं 3 दिन में एक मिनिएचर बनाने में समय करता हूँ। बहुत से आसार कदीमा की मकामात से इस तरह का फर्नीचर और खिलौने बरामद हुए हैं, जिनसे जाहिर होता है कि लकड़ी के छोटे फन का ये फन काफी पुराना है। गुजरात में सिर्फ चंद लोगों ने ही इस फन को महफूज किया है और वडोदरा के बुजुर्ग मिनिएचर आर्टिस्ट चंद्रकांत जोशी भी ऐसे ही लोगों में शुमार किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसी की आंख से आंसू पोंछ देना, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बन जाना, जिंदगी का सबसे बड़ा यही काम है। और वाकई अगर हम ये कर पाते हैं तो यकीन मानिए हम सब की जिंदगी कामयाब हो सकती है, क्योंकि हम इस दुनिया में इसी काम के लिए भेजे गए हैं, यानी इंसान से इंसान की मोहब्बत। और मोहब्बत में दूसरे का भला करना हम सबका पहला फरीज़ा होना चाहिए। और हमने देखा कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास ही जो दूसरों की ज़िंदगी के लिए, दूसरों की ज़िंदगी की बहाली के लिए काम करते हैं। अगर हम सब भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर पाएँ तो हम सब की ज़िंदगी भी कामयाब हो सकती है। लेकिन जाने से पहले आपसे हमेशा एक बात हम ज़रूर कहते हैं जो हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरे को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर।